हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट मैथ का। टोटल क्वेश्चन नंबर 50 है और प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक मार्क्स का है। मतलब क्वेश्चन 50 है और मार्क्स भी 50 का है। वन क्वेश्चन पे 1 मार्क्स का है। टोटल ऑब्जेक्टिव है, मतलब एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टोटल ऑब्जेक्टिव वाले ऑप्शन वाले। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ। बहुत ही वीडियो जबरदस्त और लाजवाब बनाएंगे। तो मैं हूं अक्षय और आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स विद अक्षय सर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है वो बोला है। पूर्ण संख्या, ठीक है। ऑप्शन में है मेरे दोस्त 1, 0, 2, 3। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3 अनंत तक जाती है। तो इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी आंसर में? 0। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 0। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, आप कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने के लिए। चीजों को बारीकी से देखिएगा और सीखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का व्युत्क्रम। दूसरा क्वेश्चन, 5 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है मेरे दोस्त? आप किसी भी संख्या को गुना करते हैं, किसी भी संख्या को किसी संख्या से गुना करते हैं, जिसको प्रतिलोम बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो उसको गुणात्मक प्रतिलोम जब हम करते हैं तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। जी हाँ, कितना आना चाहिए? 1, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो 5 को किससे हम गुना करेंगे या कट करेंगे? ठीक है, गुना करेंगे, कट करेंगे तो 1 आएगा आंसर। ऑप्शन है यहाँ पे -5, -1/5, या 5-1, या 1/5। तो आंसर हो जाएगा इसका 1/5, क्योंकि 1/5 को जब गुना करेंगे 5 से तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और 1 × 1 इक्वल टू आंसर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 19 का वर्ग क्या होगा? बहुत ही इजी सवाल पूछा मेरे दोस्त। 19 का वर्ग, 19 का वर्ग क्या होगा? तो ये तो सभी को मालूम होगा मेरे दोस्त। 19 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 19 का पावर 2। इसका मतलब हुआ 19 गुने 19, और 19 गुने 19 बराबर 361। ये इसका क्या होता है? आंसर। उम्मीद करते होंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आता होगा। आप ध्यान से चीज़ों को देखिए, सभी समझ में आएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप पेशेंस रखिए और चीज़ों को सीखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 900 का वर्गमूल बोला है मेरे दोस्त। वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 900, ठीक है। तो 900 का वर्गमूल हो जाएगा मेरे दोस्त 30, ठीक है। कितना हो जाएगा आंसर? 30। कैसे होगा? अब 900 है, 900 का आप क्या कीजिए? प्राइम फैक्टर कीजिए यहाँ से, ठीक है। 900 का तो 200 लगाए, 2 से लगाइएगा तो 2 चौके 8, यहाँ बच गया 1, 2 पचे 10, 1 0। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। फिर 5 से लगेगा, 5 चौका 20 और 5 पचे 25। फिर 5 से लगेगा, ठीक है, 5 9 45। फिर 3 से लगेगा, 3 तिया। फिर 3 से लगेगा, 3 एकम। और वर्गमूल में वर्ग 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो 2, ठीक है, और ये 5 9 होगा, सॉरी यहाँ 5 होगा। 2 2 2 के बदले 1 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुन्ने 5 गुन्ने 3, ठीक है। तो 2 पचे 10 और 10 तिया 30। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5 की बात करते हैं ध्यान से। 11 का घन कितना होगा? घन का मतलब क्या होता है? जब भी किसी संख्या का पावर 3 जाता है तो उसको बोलते हैं घन, ठीक है। तो 11 गुन्ने 11 गुन्ने 11, 11 का पावर 3 का मतलब हुआ कि 11 को 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, राइट। तो 11 का 11 गुन्ने 11 गुन्ने 11, ये हो जाता है 1331, ठीक है मेरे दोस्त, 1331। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 8/27, 8/27 का घनमूल क्या होगा? तो घनमूल का साइन इस पे चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 2 का घन क्यों क्या होता है? 8 होता है, इसका मतलब हो जाएगा 2। और 27 का क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा 3। देखिए अब आपको चेक करना है तो इसका क्यूब कर दीजिए तो समझ में आ जाएगा। ऐसे भी आप चेक करते हैं तो देखिए 2 क्यूब कर दिया तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और 3 का क्यूब हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसका मतलब मेरा आंसर सही था क्या, 2/3। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 5 का पावर 3 का सही मान क्या होगा। 5 का पावर 3 है, लीजिए इसका सही मान क्या होगा। ऑप्शन है यहाँ 25, 125, 225 से 135। तो इसका मान क्या होगा, 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 कहता है कि x का पावर 0 है, तो इसका मान क्या होगा। x का पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त जब भी किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो हमेशा उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, हमेशा 1। मान लीजिए कि 220 है और इसका पावर 0 है तो इसका भी आंसर 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप क्या होगा। ए बी इसका, ठीक है, विस्तृत रूप क्या होगा, विस्तृत रूप। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, गुणा में लिखा हुआ है, तो इसका विस्तृत रूप निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ए गुने बी, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 कहता है कि कौन संख्या 3 से विभाज्य है। कौन से ऐसे नंबर है जो 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य बोला है, 3 से विभाज्य। ठीक है, तो 3 से विभाज्य क्या हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ 120, 122, 119, 125। तो विभाज्य का मतलब जो पूरा पूरा करता है, तो ये आंसर होगा 120। क्यों, क्योंकि अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 चौके 12 पर 1 0 यानी 40। ये पूरा पूरी कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया इसका, 0। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कहते हैं निम्न में एक पदी व्यंजक कौन है। मेरे दोस्त जब भी आपको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी निकालना हो तो उसमें प्लस माइनस जो आता है वो बाउंड्री का काम करता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे x प्लस वाई, तो यहाँ प्लस आ गया बीच में, इसका मतलब 2 भाग में बढ़ गया तो 2 पदी हो गया। एक है 2xy, ठीक है, तो 2xy इसमें तो प्लस माइनस कहीं है नहीं, इसका मतलब है कि ये एक पदी है। ठीक है, एक पदी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 कहता है कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। संख्यात्मक गुणांक, ठीक है, -2xy का, ठीक है, संख्यात्मक गुणांक क्या है वो बोला है। ठीक है मेरे दोस्त, हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे संख्या कौन है, ये तो हमारा एक्स वाई क्या हो गया, अल्फाबेटिक लेटर्स हो गया। संख्या कितना है यहाँ, -2। तो कहता है संख्या का गुणात्मक क्या है, -2xy का संख्यात्मक गुणांक। तो संख्या कौन है ये, यानी -2 को गुना किया गया है एक्स वाई के साथ, तो संख्या क्या हमारा -2। इसका मतलब आंसर होगा हमारा -2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 हो गया, सॉरी 13 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ये स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंडन क्या होगा। ये स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंडन क्या होगा। तो ये किसके इक्वल होता है मेरे दोस्त, ये होता है ए प्लस बी के, सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं खोल कर ए माइनस बी, ठीक है, बराबर ना, सॉरी ए माइनस बी बराबर का सामने इंटू में लिखाएगा। तो आप इसको लिखे चाहे इसको लिखे, दोनों सेम आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कहता है कि एक्स स्क्वायर -9 का गुणनखंडन क्या होगा। एक्स स्क्वायर -9 का गुणनखंड पूछा है। ठीक है, गुणनखंडन क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर -9 है तो एक्स स्क्वायर एडजेक्टिव रखेंगे, -9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका वैल्यू चेंज नहीं है, 3 का पावर 2, इसका मतलब 3 गुने 3 यानी 3 या 9, यानी जो ये लिखा हुआ वही चीज तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये किसके सूत्र पे हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इक्वल टू किसका होता है मेरे दोस्त, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ हमारा ये हमारा एक्स है, बी हमारा 3 है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी यानी 3 और फिर हो जाएगा एक्स माइनस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट एक एक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। 15 कहता है 3x प्लस 2 इक्वल टू 5, 3x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू निकालना मेरे दोस्त। तो कहता है कि x बराबर क्या होगा, ये निकालना है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो देखिए ये समीकरण है, जहां भी इक्वल का साइन आता है आप समझ आइएगा, जब चेक कीजिएगा तो प्रूफ होना चाहिए जितना LHS आएगा उतना ही RHS के इक्वल आना चाहिए, तभी वो हमारा सही होता है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं गलत होता है। ठीक है, तो देखिए ये इसके साथ जुटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये चर अचर दोनों का कौन के मिला हुआ है, जबकि ये अचर है, तो ये अचर अचर के साथ ही ठीक है जुटेगा या घटेगा जो भी होगा। तो इसका मतलब है कि 3x इक्वल 2 को 5 की तरफ ले जाना होगा। तो जब भी बराबर के इधर अगर ये संख्या प्लस में बराबर के उधर उस साइड लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस में है 2 तो 5 की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर ये गुणा में होता है और अगर उधर लेते हैं बराबर के वो साइड तो वो भाग में हो जाता है। ठीक है, यानी भाग में है तो गुणा में चेंज होगा, बराबर के उधर लेते हैं तो, और अगर माइनस में है बराबर के उधर ले जाएंगे तो वो संख्या प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर 5 माइनस 2, इसका मतलब है कि 3x कितना बच गया, 5 में से 2 गया तो 3, अब ये 3 से 3 कट गया तो यहाँ गया क्या हमारा x बराबर 1, यानी x बराबर 1 इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको इरेज करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कहता है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक क्या होगा। 3 लगातार पूर्णांक की बात किया है, 3 लगातार पूर्णांक। ठीक है, 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, जोड़ होता है। ठीक है, जोड़, अगर जोड़ेंगे तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 51 आता है। तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोला, इंटीजर्स ज्ञात करने के लिए बोला। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे 15, 16, 17, 16, 17, 18, देखते का आंसर क्या आता है। तो जब भी इस तरह से आपके पास संख्या आता है, ठीक है, तो 3 लगातार पूर्णांक बोला, इसका मतलब है कि x, ठीक है, मान लेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, माना पहली पूर्णांक, ठीक है, माना पहला पूर्णांक, ठीक है, बराबर x। ठीक है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे बोला है लगातार होना चाहिए। मान लीजिए कि एक संख्या मैंने 1 लिखा, अब हम फिर दूसरा लिखते हैं 2, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, लेकिन 2 कैसे आता है वो समझिए पहले। लगातार 2 आता है, तो 2 कैसे आता है, जब हम 1 प्लस 1 करते हैं तब हमें क्या मिलता है, 2। इसका मतलब पहली संख्या x है, तो दूसरा संख्या को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, x प्लस 1। ठीक है, उसी तरह से तीसरा पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरा पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2। क्लियर है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, प्रश्न से, प्रश्न से। ठीक है, तो सबको जोड़ने के लिए बोल रहा है, योगफल इसका, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है, प्लस x प्लस 2 इक्वल टू कितना, 51 का। ठीक है, अब जोड़िए 2 और 1, 3, यानी इधर 3 हो गया, प्लस 1x, 2x, 3x। ठीक है, 3x इक्वल टू कितना, 51। अब 3x, अब देखिए ये इसके साथ जुट नहीं सकता है, 51 के साथ जुटेगा तो घटेगा, तो इधर उधर ले जाएंगे इसको, तो 51 पहले से, प्लस में इधर 3 बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो आगे क्या हो गया, 3x बराबर 51 में 3 गया तो 48, 3 से कट गई 48, 3 एक कम 3, 3 छक्के 18, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 16। तो पहला पूर्णांक हम माने थे x, तो पहला पूर्णांक हमारा कितना आ गया, 16। ठीक है मेरे दोस्त, दूसरा पूर्णांक निकालना है, दूसरा पूर्णांक। ठीक है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हमारा, x प्लस 1,
इसका मतलब x का मान कितना है 16, तो 16 + 1 यानी कितना हो गया 17। दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक क्या मान है x + 2, तो क्या हो जाएगा 16 + 2, इसका मतलब 18। तो इसका मतलब है मेरे दोस्त कि आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा 16, 17 और 18, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 51 के इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा पूर्णांक का योगफल सही होगा। तो जोड़ लीजिए 18, 8, 7, 15, 15, 6, 21 के एक हाथ में बचा 2, 2, 3, 4, 5, इधर आ गया 51 और किसके इक्वल, 51 के इक्वल। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो भी सवाल आया वो सही आया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये 16 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कहता है कि 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा। 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, ध्यान से समझिएगा। 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, इसका मतलब बराबर 16 होगा। तो जब भी कितना प्रतिशत आपसे इस तरह से सवाल पूछता है मेरे दोस्त, तो आप x प्रतिशत मान लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 का मतलब गुणा और x प्रतिशत, ठीक है, बराबर 16। अब क्या हो जाएगा, 40 गुन्ने ये x हो जाएगा इसके साथ, अब प्रतिशत है तो इसको 100 मान लेंगे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 16। अब ये क्या हो जाएगा 40x बराबर 16 गुन्ने 100। मेरे दोस्त ये यहाँ भाग में है, बराबर के इधर जाएगा 100 तो गुन्ना में हो जाएगा। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 और 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी x का मान कितना आ गया 4 गुने 10 यानी 40। ठीक है, तो x का कितना प्रतिशत 16 होगा, 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, तो 40 का x प्रतिशत, सॉरी 40 का 40% है ना 16 होगा। 40 का 40% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 16, इस तरह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 पूछता है कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निकालना है। टोटल आम की संख्या दिया हुआ 50, इसमें से बोलता है कि 60% आम पके हैं। ठीक है, पके हैं, तो इनकी संख्या बताना है, इनकी संख्या। ठीक है, कि 60% पके हैं तो वो उनकी संख्या कितना है, 30, 20, 50 कितना है, टोटल तो 50 है, तो 50 तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि टोटल 100% होता है, तो इसका मतलब 60% है, तो इसका मतलब कम पका होगा 50 से। तो इसको निकालेंगे कैसे मेरे दोस्त, तो कहता है 60%, यानी 60% का मतलब क्या हो गया 100, कितना पर 50 पे, तो 50, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 और 2 से कट गया, 2 तिया 6 पर 1 0, यानी 30 आम जो है हमारे वो पके हुए हैं। ठीक है, पके हैं, इसका मतलब बिना पके हुए आम कितने होंगे 20 होंगे। तो कैसे निकालेंगे चेक कर लेते हैं। तो 60% पके हैं, इसका मतलब 100% में 60 पके हैं, तो 40% पके नहीं होंगे। ठीक है, तो 40% का हम क्या करेंगे, 40/100 करेंगे, और कितना पे 50 आम, टोटल 50 पे, 50 दूनी 100 और 2 से कटेगा ही, 2 दूना 1 0, यानी 20 आम जो है वो कच्चे हैं, कच्चे हैं। तो 20 आम इधर और 30 आम इधर, तो 20 30 50, तो ठीक हो गया। टोटल आम कितना था, आमों की संख्या 50 था, 50 आ गया। इसमें से 30 आम हमारे पके हैं और 20 आम हमारे कच्चे हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगेगा मेरे दोस्त तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा मैथ और इंग्लिश के अच्छे अच्छे कंटेंट आपके पास लाऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर इसमें मेरे दोस्त 50 क्वेश्चन है। हम फर्स्ट अटेम्प्ट अभी करेंगे टोटल क्वेश्चन नंबर 25, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टोटल 26 से फिर 50 तक अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 19 की बात करते हैं। 19 कहता है कि यदि x का मान 1 है, x का मान 1 है और y का मान -2 है। ठीक है, तो x² y² का मान निकालिए। तो x² प्लस y² का मान निकालना, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए, बहुत आसान है।
एक्स का मान कितना दिया मेरे दोस्त, 1। तो एक्स का मान है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। वाई का मान कितना दिया, -2, साइन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 का पावर 2, ठीक है। अभी कितना है, 1 का कितनों भी पावर हो, कितनों से गुना कर लें, उसका एक ही आंसर रहेगा। ये तो 1 हो गया, प्लस ये -2 का पावर 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त, -2 गुने -2। अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 दूना 4। इसका मतलब है आगे क्या लिखेंगे, 1 + 4। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ गया, 5 है ना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 कहता है कि 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। 7 के घन, घन का मतलब क्या होगा, जब भी किसी भी संख्या का पावर 3 होता है तो उसको घन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, और फिर 49 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 343, ठीक है। अब बोला कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक कितना है, 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई में है 3, दहाई में 4 और सैकड़ा में 3। तो इकाई का अंक कितना है मेरे दोस्त, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं ध्यान से। एक घड़ी का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब होता है जो हम खरीदते हैं, मतलब सीपी। सीपी दिया हुआ मेरे दोस्त 2000, कितना, 2000, ठीक है। और इस पर 10% का बट्टा दिया गया है, मतलब डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, छूट दिया गया है, ठीक है, डिस्काउंट 10% का, ठीक है। यानी घड़ी घड़ी को हम खरीदते हैं तो 2000 रुपया दाम है, उसका रेट है, लेकिन बोलता है कि 10% हमको छूट दे देता है। 100% हम किसी भी चीज़ को जाते हैं खरीदने के लिए 100% लगाता है, तो उसमें से दुकानदार जो है हमको 10% छूट दे रहा है, अपना समझ कर समझो। तो बोलता है कि इसका एसपी क्या है, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, तो उसने, दुकानदार ने उस कस्टमर को कितने में उस घड़ी को दिया, ये निकालना है, ठीक है। तो 10% हुआ, इसका मतलब है 100% को छोड़ दिया उसने, ठीक है। 100% को छोड़ दिया और बेचा क्या होगा कितना में, 90% में। तो 90% का मतलब क्या हुआ, 90/100, ठीक है। 90/100 कितना पर, सीपी कितना है, 2000। तो 2 जीरो से 2 जीरो बच क्या गया, 90 × 20, यानी 9 दूनी 18, तो कितना, 2 जीरो। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि उसने बेचा कितना में, 1800 रुपया में, ठीक है। एसपी बराबर निकालें 1800 रुपया में। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, ठीक है। 22 कहता है कि 75 पैसे का 2 रुपया से अनुपात कितना होगा, ठीक है, रेशियो निकालना है। 75 पैसे, ठीक है, ये पैसे है 2 रुपया से, 2 रुपया से। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, पहले जिसका जिक्र करता है उसको ऊपर लिखेंगे, और बाद में जिसका जिक्र करता है उसे नीचे लिखेंगे। क्लियर है। तो ये पैसे है, यानी पैसा है, जबकि ये रुपया है, तो कटेगा नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि यूनिट को सेम करना होगा, ठीक है। तो यूनिट को सेम करने के लिए क्या करेंगे, 75 पैसे तो एजेटिव है, ठीक है। 2 रुपया है, इसका मतलब 100 रुपया, 100 पैसे बराबर 1 रुपया था, ठीक है। 100 पैसे बराबर 1 रुपया, तो इसका मतलब 2 रुपया है, तो 200 पैसे हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जिक्र किया 75 को, तो उसको ऊपर लिखें। बाद में जिक्र किया है 2 रुपया को, 2 रुपया बराबर 200 पैसे, तो बाद में लिखेंगे, यानी नीचे लिखेंगे 200 पैसे। क्लियर है। 5 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5 बच गया 2, 25 हो गया, 5 बचे 25, और 25 अठी 40, ठीक है। 5 चौके 20, तो 5 चौके 20 पर 1 जीरो, फिर 5 से काटिए, 5 3 15, और 25 अठी 40, यानी क्या आ गया हमारा, 3/8, यानी अनुपात बोलेंगे तो 3:8। ये इसका हो गया आंसर। क्लियर है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 23 की बात करते हैं, ठीक है। 23 कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी, कितनी परिमेय संख्या होती है, तो मेरे दोस्त इसका आंसर है अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कहता है कि निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है मेरे दोस्त, तो इसको समकोण त्रिभुज पे आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज क्या होती है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये है हमारा समकोण त्रिभुज,
जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं समकोण। ठीक है, ये इसका हो गया आधार जिसको हम बेस बोलते हैं, ये इसका हो गया परपेंडिकुलर जिसको लंब बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी, और ये इसको बोलते हैं एच यानी जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है, पाइथागोरस त्रिक ये कहता है कि हमारी लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो वो इक्वल जो होगा वो हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, ये कहता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है जो हमारी आंसर होगी 6 8 10। तो मान लीजिए इसको 6 मानते हैं, परपेंडिकुलर बेस को 8 मानते हैं, इसको 10 मानते हैं, तो इक्वल होना चाहिए किसका, इक्वल होना चाहिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, वहाँ पे फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया। ए सी जो स्क्वायर होगा ये बी प्लस बी सी का स्क्वायर होगा, ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर कितना है मेरे दोस्त, 10 का स्क्वायर प्लस या बराबर, सॉरी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर यानी ए बी को कितना माने 6, तो 6, ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस बी सी को माने 8 यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, और 6 का स्क्वायर 64, और 8 सॉरी 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 36 और 64 को जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो ये होता है 100, यानी एल एच एस बराबर एच एस, यहाँ प्रूफ हो गया। इसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो इक्वल दोनों को जोड़ने के बाद आता है वो आता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल। ये कहती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 6 8 और 10। ये ट्रिक हो गया, ट्रिक होता है, ट्रिक बोलते हैं, ट्रिपलेट होता है राइट एंगल सम। ठीक है।